Assalamu alaikum, my dear students. Now today we will discuss about the another topic from the chapter of natural resources and that's called as air. तो जो हमारा एयर होता है, एयर भी एक्ट करेगा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज. तो एयर क्या है? एयर एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हमारा है. आज का जो टॉपिक हमारा होगा दैट्स रिगार्डिंग दी एयर. अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये एयर होता क्या है, सिंपली हम ये कहेंगे एयर जो हमारा होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मनी गैसेस. तो एयर सिंपली हम कहेंगे एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मनी गैसेस. तो एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हम उन गैसेस की बात करेंगे, इसमें से हम नाइट्रोजन को लेंगे. नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट और जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है. इसी तरीके से अगर हम देखेंगे दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन हम देखेंगे. तीसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ द थर्ड कंपोनेंट. और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेशली अगर हम यहाँ पे देखेंगे आर्गन होता है और उसके साथ साथ कुछ वाटर वेपर्स भी होते हैं. आर्गन होता है और कुछ वाटर वेपर्स एक्स्ट्रा, वाटर वेपर्स एक्स्ट्रा. तो क्या कहा हमने कि एयर जो हमारा होता है वो एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है और ये एयर जो है इट इज़ मिक्सचर ऑफ मनी गैसेस. में बहुत सारे गैसेस होते हैं. अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर में क्या क्या होता है, हम देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन होता है प्रेजेंट. लेकिन नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन अगर हम देखेंगे ये सबसे ज़्यादा होती है अबाउट 78%. उस तरीके से अगर हम दूसरा देखेंगे सेकंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट गैस दैट्स प्रेजेंट इन द एयर एंड दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर हम देखेंगे दैट इज 20.95% विच इज नियर अबाउट 21%. अगर हम इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे सो दैट्स अबाउट 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसी तरीके से आर्गन की अगर हम बात करेंगे दैट इज 0.93%. तो और भी बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं. अगर हम देखेंगे हीलियम प्रेजेंट होता है, तो हीलियम प्रेजेंट होता है, नियॉन होता है और वाटर वेपर्स भी होते हैं. तो और भी बहुत सारे होते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे हीलियम होता है, नियॉन या ओजोन भी, ये भी कुछ गैसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं. और इसमें से हीलियम, आर्गन और नियॉन जो होता है वो एक्ट करेंगे एज नोबल गैसेस. अब हम देखेंगे एयर, हमने कहा अभी तक हमने कंपोजिशन पढ़ी इसकी. तो अब हम देखेंगे ये नेचुरल रिसोर्स क्यों बनता है. हमारा एयर जो है वो नेचुरल रिसोर्स है बिकॉज जो भी एयर हमारा होता है इसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, दिस ऑक्सीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो कैसे ये रोल अपना अदा करेगा, हम देखेंगे कि जो भी रेस्पायरेशन होती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय यूटिलाइजिंग दी ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं, थ्रू द रेस्पायरेशन या फॉर द रेस्पिरेशन, दैट इज फ्रॉम द एयर या फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. अब अगर हम देखेंगे एटमॉस्फेयर की यहाँ पे हम बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर अब होता क्या है. एटमॉस्फेयर वो लेयर ऑफ एयर होती है जो कि सराउंड अर्थ को करेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास अर्थ है तो इस अर्थ को सराउंड किए हुए है यहाँ पे गैसेस. तो जो गैसेस यानी कि जो लेयर ऑफ एयर होती है, एयर इज नथिंग बट इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. और जो भी यहाँ पे ये लेयर होती है, दिस लेयर यानी कि लेयर ऑफ एयर, लेयर ऑफ air which surrounds the earth's surface, and that's called as atmosphere. तो atmosphere क्या होता है, the layer of earth, the layer of air that surrounds the earth is called here atmosphere. अब अगर हम देखेंगे ये जो एटमॉस्फेयर होता है इसके यूजेस हम देखेंगे. यूजेस तो सिंपल है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन. तो वो ऑक्सीजन जो हमारा होता है दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द रेस्पायरेशन. तो ये भी आप कह सकते हो कि वाई एयर इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट
consists of a main constituent that's called as oxygen, and this oxygen is important for the respiration. Without oxygen there will be no breakdown of food. When there will be no breakdown of food in order to release the energy, and the life of all the living organisms becomes impossible. So that's regarding the oxygen here. Second most हम यहाँ पे कहेंगे कि our atmosphere, that means air. तो this atmosphere contains here carbon dioxide. ये कार्बन डाइऑक्साइड अब रिलीज कहाँ से होता है? जब भी पर्टिकुलरली अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे या दूसरे भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, और वो ऑक्सीजन वो कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. और उसके बाद जब ऑक्सीजन वो लेते हैं, उसके बाद रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिलीज होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ जाता है? वो फाइनली हमारे एटमॉस्फेयर में ही वापस आ जाता है. मैं इस तरीके से बताऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारी अर्थ है एंड दिस सरफेस ऑफ अर्थ, ये जो हमारे पास होती है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अगर हम यहाँ पे देखेंगे एनिमल्स, पर्टिकुलरली जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे, जो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन उनको चाहिए, और वो ऑक्सीजन भी वो लेते हैं फ्रॉम दिस एटमॉस्फेयर. और जब उन्होंने रेस्पिरेशन की, उसके बाद उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर. और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स. तो प्लांट्स इसको यूज करेंगे. किसके लिए? प्लांट्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस दैट्स कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले ही हमने जो दो गैसेस यहाँ पे देखे, यानी कि ऑक्सीजन हमने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट है. एक तो रेस्पिरेशन के लिए, दूसरा फोटोसिंथेसिस के लिए. अब ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होता है बाय द ऑर्गेनिजम्स, और वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और बाद में अगर हम देखेंगे ये कंसंट्रेशन जो है, यानी कि 21 और 0.03%, ये लगभग फिक्स होती है. बिकॉज यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है कि रिलीज एक तो यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म, उसके बाद रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स जो है वो यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड. और यही प्लांट्स जो है बाद में एज फूड जो है वो यूज करते हैं फिर से ऑर्गेनिजम्स, और उसी फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ये ऑक्सीजन चाहिए. जब उन्होंने ऑक्सीजन लिया तो उसके साथ साथ रेस्पिरेशन से रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारे एयर का है कि रेस्पिरेशन होती है हमारे एयर से, बिकॉज ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है हमारे एयर में. दूसरा, अगर हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कहाँ से आ गया? तो वो रेस्पिरेशन से ही आएगा. तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, और प्लांट जो है वो प्रिपेयर फूड करते हैं, और वही फूड जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को चाहिए एज दी फूड. एक तो प्लांट के लिए भी अपना फूड, दूसरा जो अब प्लांट्स को खाते हैं वो एनिमल्स, उनके लिए भी प्लांट्स जो है वो फूड बनता है. तो फर्स्ट हमने देखा कि एटमॉस्फेयर या एयर में बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं जिनकी वजह से लाइफ जो है वो पॉसिबल होती है. सेकंड हम कहेंगे हमारा एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट कंट्रोल. तो एटमॉस्फेयर से हमारी अर्थ का जो क्लाइमेट है वो कंट्रोल होता है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एयर इज आवर नेचुरल रिसोर्स, या एटमॉस्फेयर इज आवर नेचुरल रिसोर्स. यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो एटमॉस्फेयर हमारा होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक्सेसिव राइज इन टेम्परेचर हमारी अर्थ पे नहीं होता है ड्यूरिंग डे टाइम, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेसिव फॉल इन टेम्परेचर एट नाइट जो होता है वो कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज डे टाइम पे क्या होता है, जो भी सन होता है ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, जब भी हमारा सन जो है वो रेज जो है वो थ्रो करता है टुवर्ड्स आवर अर्थ, रेडिएट करता है टुवर्ड्स आवर अर्थ, उसके बाद क्या होता है, यानी कि ये जो एटमॉस्फेयर हमारा होता है ये एब्जॉर्ब करता है हीट ऑफ द सन एंड हेल्प्स इन रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सेसिव हीट. एक तो ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से क्या हमारी अर्थ सरफेस जो है वो थोड़ी सी हीट अप हो जाती है, लेकिन एक्सेसिव हीट नहीं होती है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है वापस, रेज को ये वापस रिफ्लेक्ट करता है. उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारी अर्थ सरफेस जो है वो ज़्यादा एक्सेसिव उसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है. थोड़ा सा तो अगर हम रेडिएशंस देखेंगे यहाँ पे सन से, तो वो थोड़ी सी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर देता है, क्यों उसकी वजह से क्या होता है हमारी अर्थ सरफेस जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है. लेकिन जब ज़्यादा यहाँ पे रेडिएशंस आ जाती है तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. दैट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारी एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ जो होती है तो
इसका टेम्परेचर जो है ना ज़्यादा इंक्रीज होता है ना ज़्यादा डिक्रीज होता है। अगर हम बात करेंगे किसी दूसरे प्लैनेट की, अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली अगर हम सैटेलाइट यानी कि मून की हम बात करेंगे यहाँ पे, जो कि अर्थ सैटेलाइट है, तो यहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है लाइफ। अब क्यों नहीं है पॉसिबल लाइफ? अगर हम डे का टेम्परेचर देखेंगे मून पे तो वो 110 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर हम नाइट का यहाँ पे देखेंगे दैट इज़ अबाउट 190 डिग्री सेल्सियस। तो जब मैं मून की बात कर रहा हूँ तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ड्यूरिंग डे टाइम वहाँ पे कितना टेम्परेचर रहता है? 110 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम वहाँ पे नाइट की बात करेंगे तो -190 डिग्री, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हमारे अर्थ सरफेस पे एटमॉस्फेयर का प्रेजेंट होना, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है यानी कि क्लाइमेट कंट्रोल होता है हमारी अर्थ सरफेस का। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज एटमॉस्फेयर। तो मून पे भी लाइफ पॉसिबल थी, लेकिन वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वहाँ पे एब्जॉर्ब करता कोई अगर एटमॉस्फेयर वहाँ पे भी होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए लाइफ वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ओनली प्लेनेट दैट इज हियर, तो अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसी तरीके से हम कहेंगे, इसीलिए हम इस एयर यानी कि एटमॉस्फेयर को क्या कहेंगे? हम एज ए नेचर रिसोर्स। तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे, ये जो एटमॉस्फेयर हमारे पास होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट लाइफ को करता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कैसे ये प्रोटेक्ट करेगा? ये ब्लॉक करता है जितने भी हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं जो कि आते हैं फ्रॉम आवर सन, जैसे कि यूवी रेडिएशंस होते हैं। तो उन यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कौन करता है? हमारी ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर जो है वो एक ब्लॉक बनाता है ताकि वो यूवी रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली फॉल नहीं होनी चाहिए ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर ऐसा हुआ, यूवी रेडिएशन डायरेक्टली फॉल ऑन हो गए हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ, तो लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल होगी। तो अब इस लाइफ को पॉसिबल कौन बनाता है? बाय ब्लॉकिंग हार्मफुल रेज ऑफ द सन। सो दैट्स अवर एटमॉस्फेयर। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इट प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ बाय ब्लॉकिंग हार्मफुल रेज ऑफ द सन. So next point regarding the importance of the atmosphere is atmosphere provides a medium, यानी कि ये एक मीडियम प्रोवाइड करेगा फॉर डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो जब भी एयर जो है वो मूवमेंट दिखाएगा दैट्स कॉल्ड एज विंड। तो विंड की वजह से बहुत सारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं और जो भी बहुत सारे सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं, और भी जितने फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं वो भी मूव होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज ऑफ दिस एनवायरनमेंट। एक और यहाँ पे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज कम्युनिकेशंस। तो दिस एटमॉस्फेयर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी कम्युनिकेशन। तो जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो रेडियो कम्युनिकेशन होगा, चाहे वो टीवी कम्युनिकेशन होगा प्रेजेंट ऑन अर्थ, तो वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। और एक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज क्लाइमेटिक इवेंट्स। तो एटमॉस्फेयर जो है इट आल्सो एक्ट्स एज ए प्लेस फॉर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे कि कन्वेंशनल करंट्स। तो कन्वेक्शन करंट्स कौन से करंट्स होते हैं? कन्वेक्शनल करंट्स जो होते हैं कि जिनकी वजह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी इन दी एटमॉस्फेयर, यानी कि मूवमेंट ऑफ एयर दैट्स कॉल्ड एज विंड। तो विंड भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, क्लाउड फॉर्मेशन भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, लाइटनिंग और थंडरिंग भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो वी कैन से दैट एटमॉस्फेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सो वी कैन से दैट दिस एटमॉस्फेयर और एयर एक्ट्स एज ए नेचुरल रिसोर्स. So this is regarding the importance of the air or atmosphere. Thank you very much.